मनोज जी, आप जी पूछ नहीं, रहे थे आप प्रश्न वही है कि वहां पे दो फिर से वही पुराना ही प्रश्न है कि राहुल गांधी ने जो वहां जाके कहा, तो उसका कुछ लोगों का मानना है कि उसकी वजह से सीटें कम आई हैं, वोट कम मिला है कांग्रेस को वहां, क्योंकि जो नौकरी है वो स्पष्ट करती है और वो इस बात को प्रूव करती है कि नौकरी पे अपर कास्ट का दबदबा है और वो दूसरे को घुसने नहीं देना चाहते हैं कि भाई ये नहीं, हमारा है। और हम इस एक तो ये बात थी। पहले पहले इसी बात पे चर्चा करना। हाँ तो ये तो सच्चाई है कि अपनी जो सवर्ण आबादी है वो अपनी आबादी से बहुत ज्यादा जो सरकारी नौकरियों में भी वो काबिज है, ये तो एक सच्चाई है। इसलिए जब जाति जनगणना की बात होगी या इसका कोई समर्थन करता है या आबादी के हिसाब से आरक्षण को अगर राहुल गांधी या कांग्रेस इसको बात करती है, तो जाहिर है कि वो तबका जो है वो नाराज होगा और वो उसके साथ समर्थन नहीं करेगा। क्योंकि आप देखिए कि 2 साल पहले जो एनएसओ का एक सर्वे था कि जो ग्रामीण परिवार हैं वो उसमें वो उन्होंने पाया कि जितने इस देश में ग्रामीण परिवार हैं उसमें से 44% से ज़्यादा ओबीसी हैं उसमें। इसी तरह से अभी यूपी में जो निकाय चुनाव हुआ जिसके लिए वो आयोग बना था, उसने उसकी भी रिपोर्ट को हम लोग देखें तो पाए कि बहुत सारे जिलों में जो ओबीसी आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। उसके उसकी तुलना में जो आरक्षण मिला चुनाव में वो बहुत ही कम था। वो खुद आयोग ने भी इस बात को स्वीकारा है। तो ये तो लगातार हो रहा है। मंडल आयोग की रिपोर्ट भी जब लागू हुई थी तब भी वो 52% उस समय कहा गया था कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग है, लेकिन उसको 27% ही आरक्षण दिया गया। तो जाहिर और जो अभी सारे वक्ताओं ने जो इस पैनल में हैं उन सब ने भी उदाहरण देख के आंकड़ों से भी बताया है कि नौकरियों में जो यूनिवर्सिटीज़ में और दूसरे जगहों पर जो एससी कोटे की जो सीटें हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग की हैं वो खाली हैं और उनके दूसरे जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं उस पर वो काबिज है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जाति जनगणना बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसकी मांग को लेकर धीरे धीरे जिस तरह से एक एकजुटता भी बन रही है पूरे देश में बहुत सारी दलों के बीच, तो उससे क्या होगा कि ये तो साफ साफ तौर पे पता चल जाएगा कि दलितों की आबादी और आदिवासियों की आबादी तो सेंसस में हो ही जाती है, लेकिन इसमें सबसे खास बात होगी कि अगर ये होता है तो पिछड़े वर्गों के साथ साथ जो सवर्ण हैं जो उनकी भी तो संख्या पता चल जाएगी जो अब तक छिपी रहती है और वो छिपी हुई है एक तरह से। और वो उनकी भी पता चल जाएगी कि उनकी आबादी कितनी है और वो कितना ज़्यादा अपनी आबादी के तुलना में कई गुना ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये एक अगर ये मांग पूरी होती है, इसको कराया जाता है और ये होता है, तो भारतीय राजनीति में बड़ा एक बदलाव आएगा और जो एक समावेशी विकास है या जो जो लोग समाज में जो एक परिवर्तन चाहते हैं और सभी को समान हक दिलाने की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, वो उसके लिए भी बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पिछड़े वर्ग में आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनको एकदम उनको शिक्षा में भी और नौकरियों में भी कोई मौका नहीं मिल पा रहा है और वो एक तरह से अभी आप देखेंगे कि अदृश्य जैसी हैं। और पसमानदा मुसलमानों में भी मैं कुशीनगर का एक उदाहरण बताता हूँ कि 2 महीने पहले मैं गया था तो वहाँ पर कई गांव करीब 15-16 ऐसे गांव हैं जो नट समाज के लोग हैं। अब नट समाज में जो जो हिंदू नट हैं उनको एससी में रखा गया है, लेकिन जो मुसलमान नट हैं उनको ओबीसी में रखा गया है। तो यहाँ और जबकि दोनों जो हिंदू नट हो या मुसलमान नट हो आज भी एक ही तरह का काम कर रहे हैं, एक ही तरह से उनका जीवन यापन भी हो रहा है और अपने सभी सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप में भी एक ही तरह का व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो अपने शवों को दफनाते हैं, चाहे वो मुस्लिम नट हो चाहे हिंदू नट हो, लेकिन उनके आरक्षण अलग अलग हैं। और इस मैंने देखा कि बीजेपी वहाँ पर बीजेपी के लोग उन नट समाज के लोगों को ये समझा रहे थे कि अगर आप ये कहना शुरू करिए
कि हमारा जो रीति रिवाज और कस्टम्स हैं वो मुसलमान नटों से अलग हैं और हमको उनसे अलग ही तौर पर देखा जाए। तो ये एक बहुत सारे इस तरह से मैंने देखा, धनकार हैं, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, कुशीनगर मुसहरी मैं देख लेता हूँ कि दलितों में मुसहरी है कि वो तो आरक्षण को प्राप्त है, लेकिन वो उनमें अभी कुछ समय तक पूरे कुशीनगर जिले में कुछ ही मुसहर ऐसे थे। तो एक समय करीब 4-5 साल पहले 3 ही मुसहर परिवार ऐसे थे जिनमें लोग नौकरी पाए थे, और जबकि 1 लाख की आबादी उनकी कुशीनगर जिले में है। तो और कुछ गिनती के 20 से 21 लोग उसमें ग्रेजुएट थे। तो अभी ऐसी बहुत सारी ऐसी जिस सामाजिक न्याय की हम लोग बात कर रहे हैं, उसका भी बहुत नीचे के स्तर पर उसका विस्तार होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए लगातार एफर्ट करने चाहिए। मुझे लगता है कि जाति जनगणना की जो मांग हो रही है और एक कोशिश हो रही है, वो इस दिशा में और मजबूती लाएगी, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि किस जात की संख्या, क्योंकि जाति तो है यहाँ पे। अभी तक ये कहा गया कि जनगणना में जाति नहीं आएगी, तो उससे तो जाति खत्म नहीं हुई। ये माना गया कि जाति की जिक्र ही नहीं करिए तो जाति खत्म हो जाएगी, तो वैसा तो हुआ नहीं, बल्कि जातीय जो भेदभाव है, जाति हिंसा है, वो तो और बढ़ी है। आप देखेंगे एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे तो दलितों पर जो हिंसा की घटनाएं हैं वो काफी बढ़ी हैं हाल के दिनों में। तो ये जाति भेदभाव, जाति पूर्वाग्रह हर स्तर पर है, और जो खासकर बीजेपी आरएसएस की राजनीति है उसने तो इसको और तरीके से बढ़ाया है। वो भले चाहते हैं कि वो जो अति पिछड़े हैं या अति दलित हैं वो उनको उनका वोट तो उनको चाहिए, लेकिन उनको जो अधिकार देना है, उनको जो खाली पद भर के जितने खाली पद राज्यों में और केंद्र सरकार में है उनको भरते हुए आरक्षण के अनुसार उनको भरा जाए। और लखनऊ में और यूपी में क्या हुआ, जो बीएड शिक्षकों की भर्तियां थी जिसमें किस तरह से आरक्षण का उल्लंघन किया गया। तो और हम लगातार यूनिवर्सिटीज में देख रहे हैं कि किस तरह से उस सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए लगातार भर्तियां की जा रही हैं। तो ये सरकार तो जाहिर है कि इसी की ओर से सबसे ज्यादा विरोध आ रहा है कि जाति जनगणना का। मुझे देखिए बिहार में जो बिहार सरकार जो सर्वे कर रही थी, जिसका लगभग काम पूरा हो गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो पटना हाई कोर्ट है जिसने स्टे लगाया था उसको उसको उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटाने से मना किया। तो पटना हाई कोर्ट में किन लोगों ने कौन लोग हैं जो जो जिन्होंने रीट किया था। एक मैं मीडिया करके एक न्यूज़ पोर्टल है, उस पर बहुत अच्छी स्टोरी आई थी कि जिन लोगों ने याचिकाएं डाली हैं उसमें से अधिकांश लोग जो हैं वो बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और ये लोग पूरे यूथ फॉर इक्वलिटी के लोग हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार हैं और दूसरे लोग हैं जो पहले भी आरक्षण का ही विरोध करते रहे, आरक्षण के और सामाजिक न्याय के भी विरोधी रहे हैं, और वही लोग आज इस जातिगत जनगणना को रोकने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पर है कि वही ताकतें इस मांग का विरोध कर रही हैं, चाहे वो किसी भी तौर तरीके से, जो नहीं चाहते कि इस देश में सामाजिक न्याय का और ज़्यादा विस्तार हो और विस्तार हो, और जो वो हकमारी किए हुए हैं, जो लोहिया का भी नारा था कि 100 में 60 पिछड़े पाए 100 में 60, फिर आगे चल के काशीराम और ने भी उस राजनीति को आगे बढ़ाया। तो ये जो एक जो दलित पिछड़े हैं जो अपने अधिकार चाहते हैं, उनको उनको रोकने के लिए सरकारी नौकरियों से लेके प्राइवेट नौकरियों में उनके हक को रोकने के लिए, और जो राजनीति में जो प्रतिनिधित्व का सवाल है वहाँ भी उनकी संख्या हो, प्रतिनिधित्व भी कम है। आप देखेंगे कि निकायों में सबसे ज़्यादा इसकी हकमारी हुई है कि पिछड़े वार्डों में, जहाँ वार्ड में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में सबसे ज़्यादा जहाँ पिछड़े आबादी थे वहाँ भी उनकी सीटें रिजर्व नहीं की गई, पिछड़े रिजर्व नहीं की गई। तो ये इस तरह से हर क्षेत्र में जो ये अभी भी एक तरह से इसको लूट हो रही है, उसको किस तरह से रोका जाए, इसके लिए जो लड़ाई आगे बढ़ रही है उसके खिलाफ ही एक ताकतें लामबंद होंगी। तो जाहिर है कि जो राजनीतिक दल इसको लेकर आएगा, तो अगर कर्नाटक के शहरी क्षेत्रों में अगर इसको लेकर अगर
वोटिंग हुई हो तो हो सकता है इसका भी विश्लेषण हो सकता है कि जी इसका कुछ न कुछ प्रभाव रहा हो। जी